मोशन के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, कितना मूव कर रहा है और कितने फास्टली वो मूव कर रहा है। मतलब कि कितना मास है और कितना ज़्यादा वेलोसिटी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा है, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो हम छोटे बच्चे पे थोड़ा कम फोर्स लगाएंगे और बड़े बच्चे पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे अगर हमें उनको मूव करना हो तो। क्योंकि छोटे बच्चे का मास कम है, इसलिए हमें उसको मूव कराने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और बड़े बच्चे का मास ज़्यादा है, इसलिए हमें उसको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर हमें किसी चीज़ को मोशन में लाना है तो उसका मास देखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और क्योंकि बड़े बच्चे का मास ज़्यादा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम है, मतलब वो कम ही मूव हो पाया। यही मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ही मोमेंटम कहलाता है। The rate of change of velocity is called as acceleration. मान लो आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो और वो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही आपने कार रोका तो आपकी वेलोसिटी 0 पे आ गई, मतलब कि आपकी वेलोसिटी चेंज हुई। अब इसी वेलोसिटी की चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, जहाँ पे v होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या था? तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ मूवमेंट करना कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये जो कार है वो स्टार्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड से चलना। हमने ऑब्जर्व किया कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो कहाँ पे रुका? वो रुका ब्रेक अप्लाई करने के बाद, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी हुई 0। इस कारण हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ 0। हमारे पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, हम उतना ज़्यादा ही किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर पाएंगे, उसको पुल करके। तो इस केस में हमारे पास अगर एनर्जी ज़्यादा है तो हम ज़्यादा दूर इसको डिस्प्लेस कर पाएंगे, और अगर हमारे पास एनर्जी कम है तो हम इसको थोड़ा ही कम डिस्प्लेस कर पाएंगे। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा ये डिस्प्लेस होगा, और जितनी कम एनर्जी होगी उतना कम ये डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब ये कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब एनर्जी ज़्यादा होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, और एनर्जी कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यही शो करता है कि कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ करेगी, अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ करेगी। तो मान लीजिए कि आपकी एनर्जी अभी 20% है और आप केवल 10% ही डिस्प्लेस कर पा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी 40% होती है तो आप उसको 15% ही डिस्प्लेस कर पाते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही है उतना ज़्यादा आप उसको डिस्प्लेस कर पा रहे हो। पर अगर आपको एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल शो करना हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट में कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि आप ये शो कर सको कि ये दोनों इक्वल क्वांटिटी है। और वो क्वांटिटी हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें डिस्प्लेसमेंट में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो 10 से 20 हो जाए। तो जैसे जैसे इंक्रीज़ करिए, अब हमें ये तो नहीं पता ना कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, तो उसके लिए हम इसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं k, जिसकी वैल्यू हम कभी भी पुट कर सकते हैं, और ये वैल्यूज़ इसको इक्वल प्रूफ करेंगी। और k को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force in the direction of force. तो चलिए इसको समझते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। हमने पढ़ा कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी दिखेगी, और मास तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हम यहाँ पे चेंज का मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और आपके फ्रेंड के पास 3 चॉकलेट्स हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों चॉकलेट का चेंज बताओ, तो आप उसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कि अगर 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 चॉकलेट्स ही बचेंगे हमारे पास। तो यही है चेंज, आपके चॉकलेट्स में चेंज आया। तो चेंज इन मोमेंटम देखने के लिए हमें mv माइनस mu करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इंटू m इतना करेंगे तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और t हमें बताएगा कि कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है। तो जैसा कि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देख सकते हैं, ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज इन मोमेंटम भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे फोर्स घटेगा वैसे वैसे चेंज इन मोमेंटम भी घटेगा।
इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप साइकिल पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे साइकिल उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। मतलब ये कि फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। मतलब फोर्स जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम इंक्रीज़ होगा। और अगर आप फोर्स डिक्रीज़ कर रहे हो पैडल पर तो आपका मोमेंटम भी डिक्रीज़ होगा। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पे mv माइनस mu/t है। तो अगर हम m को कॉमन लेंगे तो हमारे पास v माइनस u/t बचेगा। तो v माइनस u/t जैसे कि हमें पता है कि ये होता है a एक्सेलरेशन। तो हमारा आंसर आ गया f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब हमें f को ma के इक्वल करना है तो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के उस पर इक्वल साइन लगाना होगा। और अगर हमें इक्वल साइन लगाना है तो उसके साथ हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब k भी लगाना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 1 है तो ये हमारा f इज़ इक्वल टू ma आ गया। सो यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।